supply function. Supply function or determinants of supply. Supply function या फिर determinants of supply means supply के ऊपर किन किन चीजों का इफेक्ट होता है. मेन जो डिटर्मिनेंट है सप्लाई का वो तो है प्राइस. अगर प्राइस ज्यादा है तो सप्लाई भी ज्यादा होगी और अगर प्राइस डिक्रीज हो जाए, फॉल हो जाए तो सप्लाई भी डिक्रीज हो जाती है. तो सप्लाई के ऊपर प्राइस के अलावा और भी बहुत सारे जो फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं. तो प्राइस सप्लाई की, सप्लाई ऑफ कमोडिटी एक्स, एक्स जो कमोडिटी है उसकी सप्लाई पे किन किन फैक्टर्स का इफेक्ट होता है. ये फंक्शन है किसका, एक तो एक्स, कमोडिटी एक्स का प्राइस यानी कि ऑन प्राइस ऑफ द कमोडिटी. पी आर प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड. एन एफ नंबर ऑफ फर्म्स. जी goal of the firm. PF price of FF means factors of production. T means technique, technology. EX means जो commodity है X उसका expected price in future. उसके बाद है गवर्नमेंट पॉलिसी. तो ये फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर, जिनका सप्लाई के ऊपर इफेक्ट होता है. तो हम सबसे पहले बात करते हैं ऑन प्राइस की, पीएक्स, ऑन प्राइस ऑफ द कमोडिटी. बेटा ये हम पहले भी कर चुके हैं. ऑन प्राइस और क्वांटिटी सप्लाइड. ऑन प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड क्वांटिटी सप्लाइड में पॉजिटिव रिलेशन है. मीन्स प्राइस क्वांटिटी. अगर प्राइस फॉर एग्जांपल पहले अगर 2 है और क्वांटिटी सप्लाइड है 10, तो अगर प्राइस इंक्रीज हो जाए 2 से 4, तो क्योंकि ऑन प्राइस ऑफ द कमोडिटी और क्वांटिटी सप्लाइड में पॉजिटिव रिलेशन है, तो जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज होता है वैसे वैसे क्वांटिटी सप्लाइड भी इंक्रीज होगी 10 से 20. और अगर हम इसको डायग्रामेटिकली प्रेजेंट करें तो ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है. वाई एक्सिस पे हम शो करते हैं प्राइस और एक्स एक्सिस पे हम शो करते हैं क्वांटिटी. तो यहाँ पे अगर हम मार्क कर लें प्राइस 2, 4, 6 और क्वांटिटी 10, 20. When price is 2, प्राइस जब 2 है तो क्वांटिटी सप्लाइड कितनी है 10, तो यहां से 2 और ये 10 के साथ. और जब प्राइस इंक्रीज होगी 2 से 4 हो जाए तो क्वांटिटी सप्लाइड भी 10 से इंक्रीज होगी, क्या हो जाएगी 20. तो प्राइस इज 4 एंड क्वांटिटी सप्लाइड इज 20.
तो ये हम जो पॉइंट हमने मार्क किए हैं इनको हम ज्वाइन कर देंगे, तो ये हमारा क्या ड्रॉ हो गया, सप्लाई का। मीन्स और प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड क्वांटिटी सप्लाइड में पॉजिटिव रिलेशन है। जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज होता है वैसे वैसे क्वांटिटी सप्लाइड भी इंक्रीज होती जाती है। तो यहाँ पे पहले जो प्राइस 2 था, क्वांटिटी सप्लाइड 10 थी, और फिर प्राइस 2 से इंक्रीज होके हो गया 4 और क्वांटिटी सप्लाई 10 से हो गई 20। तो ये यहाँ पे जो ये सप्लाई है, पहले यहाँ पे थी, ये जो पॉइंट था इंक्रीज हो गई, तो इसको हम कहेंगे एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई। मीन्स अगर प्राइस में चेंज होने की वजह से सप्लाई इंक्रीज हो जाए तो उसको हम कहेंगे एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई। अब ऐसे ही जो प्राइस है और क्वांटिटी सप्लाइड इनमें पॉजिटिव रिलेशन है, तो अगर प्राइस डिक्रीज हो जाए, प्राइस क्वांटिटी, फॉर एग्जांपल पहले प्राइस 4, क्वांटिटी सप्लाइड है 20, प्राइस 4 होके हो जाए 2, 4 से 2 और क्वांटिटी सप्लाइड फिर 20 से हो जाएगी 10, क्योंकि पॉजिटिव रिलेशन है। अगर प्राइस इंक्रीज होगा तो क्वांटिटी सप्लाइड भी इंक्रीज होगी। अगर ओन प्राइस, उसका अपना प्राइस डिक्रीज हो जाए तो क्वांटिटी सप्लाइड भी डिक्रीज हो जाएगी। और प्राइस में चेंज होने की वजह से, प्राइस इंक्रीज होने की वजह से अगर क्वांटिटी सप्लाइड इंक्रीज होती है तो उसको हम कहते हैं एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई। और अगर ओन प्राइस डिक्रीज हो जाने से, जो कमोडिटी है उसका अपना प्राइस अगर डिक्रीज हो जाए और प्राइस डिक्रीज होने से, प्राइस फॉल होने से अगर क्वांटिटी सप्लाइड फॉल हो जाए तो उसको हम कहेंगे कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई। जैसे कि शेड्यूल से हमें पता चल रहा है, पहले प्राइस 4 था तो क्वांटिटी सप्लाइड कितनी, 20, और प्राइस 4 से डिक्रीज होके हो गया 2, तो क्वांटिटी सप्लाइड भी 20 से डिक्रीज होके हो गई 10, इसको हम कहेंगे कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई। और डायग्रामेटिकली अगर हम इसको प्रेजेंट करें, फिर प्राइस 2, 4, एक्स एक्सिस पे हम क्वांटिटी शो करते हैं, तो ये 10, 20, when price is 4, प्राइस 4 है तो क्वांटिटी सप्लाइड है 20, यानी 4 और 20। when price falls from 4 to 2, तो यहाँ पे प्राइस 2 है, क्वांटिटी सप्लाइड ऑल्सो डिक्रीजेस फ्रॉम 20 to 10, तो 2 और 10 के सामने हमने यहाँ पे पॉइंट मार्क कर दिया। अब देखो सप्लाई कर्व, ये हमारा सप्लाई कर्व है, सेम वैसा ही सप्लाई कर्व है जो हमने अभी ड्रॉ किया था, लेकिन उसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट ये था और ये सेकंड पॉइंट था। मींस सप्लाई हमारी इंक्रीज हो रही थी तो उसको हमने कहा था एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई। अब इसमें फर्स्ट पॉइंट हमारा ये है और सेकंड हमारा ये है, यानी कि सप्लाई 20 से डिक्रीज होके कितनी हो रही है, 10, यानी कि ये डाउनवर्ड, तो इसको हम कहेंगे कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई। और जब हम बात करते हैं ऑन प्राइस ऑफ द कमोडिटी, तो हम ये अज्यूम करके चलते हैं अदर फैक्टर्स रिमेन्स कांस्टेंट। अदर फैक्टर्स मींस ऑन प्राइस को छोड़ के बाकी जितने भी फैक्टर्स है, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, नंबर ऑफ फार्म्स, गोल ऑफ द फार्म, प्राइस ऑफ फैक्टर्स, टेक्नोलॉजी, एक्सपेक्टेड प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स एंड गवर्नमेंट पॉलिसी। तो जब हम ऑन प्राइस की बात करते हैं तो हम अज्यूम करके चलते हैं अदर फैक्टर्स रिमेन्स कांस्टेंट, और इसी को हम कहते हैं लॉ ऑफ सप्लाई। लॉ ऑफ सप्लाई मींस
positive relationship between all price of the commodity and quantity supplied, other factors being constant. Means law of supply में हम बात करते हैं सिर्फ all price of the commodity and quantity supplied की, उसमें हम other जितने भी factors हैं जिनका सप्लाई के ऊपर इफेक्ट होता है उनको हम कांस्टेंट मानते हैं, अज्यूम कर लेते हैं कि उनमें कोई चेंज नहीं होगा। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, जो सप्लाई है उसके ऊपर अपनी प्राइस का तो इफेक्ट होता ही है, साथ ही साथ जो अदर फैक्टर्स हैं उनका भी इफेक्ट होता है। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, फॉर एग्जांपल अगर हम टी और कॉफी जो ये सब्स्टिट्यूट गुड है, रिलेटेड गुड है, इनका हम एग्जांपल ले लेते हैं कि गिवन गुड, हमारी जो गुड है वो क्या है, टी, और जो रिलेटेड गुड है वो क्या है, कॉफी। गिवन गुड टी, रिलेटेड गुड कॉफी। तो अगर रिलेटेड गुड का प्राइस इंक्रीज हो जाए, अगर रिलेटेड गुड का प्राइस इंक्रीज हो जाए तो इस केस में जो टी की सप्लाई है वो डिक्रीज हो जाएगी। देखो डिमांड वाले चैप्टर में हमने किया था कि अगर सब्स्टिट्यूट गुड का प्राइस इंक्रीज हो जाए तो गिवन गुड की जो डिमांड है वो भी इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन यहाँ सप्लाई में अगर रिलेटेड गुड का प्राइस इंक्रीज हो जाए तो कॉफी का प्राइस अगर इंक्रीज हो जाए तो जो गिवन गुड है, जो हमारी गुड है, उसकी सप्लाई क्या होगी, डिक्रीज। क्योंकि अगर रिलेटेड गुड का प्राइस इंक्रीज हो जाए तो जो प्रोड्यूसर है वो या तो, क्योंकि जो प्रोड्यूसर है वो कोई भी बिजनेस करता है प्रॉफिट अर्न करने के लिए, तो अगर जो सप्लायर है उसको ये लगता है कि कॉफी के प्राइस इंक्रीज हो रहे हैं तो वो क्या करेगा, अपने रिसोर्सेज को शिफ्ट कर देगा, कॉफी को सेल करना शुरू कर देगा। तो यानी कि जो टी की सप्लाई है वो कम हो जाएगी। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि अगर कॉफी का प्राइस इंक्रीज हो जाए तो जो टी सेलर है, जो सप्लायर है, वो वेट करेगा कि टी के प्राइस भी इंक्रीज हो जाए। अगर टी के प्राइस इंक्रीज होंगे तो वो ज्यादा सप्लाई करेगा और सेम प्राइस पे वो टी की सप्लाई करेगा कम। तो ये आपको ध्यान रखना है कि रिलेटेड गुड के केस में अगर रिलेटेड गुड का प्राइस इंक्रीज हो जाए तो हमारी जो गिवन गुड है उसकी सप्लाई क्या होगी, डिक्रीज। प्राइस क्वांटिटी सप्लाइड, फॉर एग्जांपल प्राइस हमने ले लिया 2, क्वांटिटी सप्लाइड हमारी है 10। अब प्राइस कांस्टेंट है क्योंकि हम शेड्यूल में जो प्राइस शो कर रहे हैं वो है ऑन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। तो ऑन प्राइस में तो कोई चेंज नहीं है। किसके प्राइस में चेंज है, रिलेटेड गुड के प्राइस में। तो हम अपनी शेड्यूल में यहाँ पे क्या शो कर रहे हैं, रिलेटेड गुड का प्राइस शो नहीं कर रहे हैं। जो हमारी कमोडिटी है, जो हमारी गिवन गुड है, इसी का प्राइस शो कर रहे हैं, इसके प्राइस में कोई चेंज नहीं है। तो प्राइस कांस्टेंट है, पहले भी 2 था और अब भी 2 है। लेकिन प्राइस कांस्टेंट रहते हुए भी जो सप्लाई है वो पहले 2 प्राइस पे 10 थी और अब उसी प्राइस पे क्वांटिटी डिक्रीज होके हो गई 5। तो इसको हम कहेंगे डिक्रीज इन सप्लाई। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि अगर
अपने प्राइस में चेंज होने की वजह से सप्लाई डिक्रीज होती है तो उसको हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई। और ऑन प्राइस को छोड़ के मींस ऑन प्राइस उसका क्या है, कांस्टेंट, उसमें कोई चेंज नहीं है। अपने प्राइस को छोड़ के अदर जितने भी फैक्टर्स हैं उनकी वजह से अगर सप्लाई डिक्रीज होती है तो उसको हम कहेंगे डिक्रीज इन सप्लाई। जब हम बात करते हैं ऑन प्राइस की तो हम अज्यूम करके चलते हैं जितने भी जो अदर फैक्टर्स हैं दे रिमेन्स कांस्टेंट। और जब हम अदर फैक्टर्स की बात करते हैं, उनके इफेक्ट की बात करते हैं, तो हम अज्यूम करके चलते हैं जो प्राइस है प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट। अब हमारा फैक्टर तो है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, कि रिलेटेड गुड के प्राइस में चेंज हुआ है, लेकिन जो शेड्यूल है इसमें हम ऑन प्राइस ऑफ द कमोडिटी, हम उसका अपना ही प्राइस ले रहे हैं, इसलिए प्राइस क्या रहेगा, कांस्टेंट। प्राइस कांस्टेंट होते हुए भी सप्लाई डिक्रीज हो गई, क्यों? ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड। अब डायग्रामेटिकली अगर हम इसको प्रेजेंट करें, ये हमारा एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस पे हम क्वांटिटी शो करते हैं, ये हमारा वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस पे हम लेते हैं प्राइस, ऑन प्राइस ऑफ द कमोडिटी, यहाँ पे भी ऑन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। अब प्राइस हम ले लेते हैं ये 1 2 और क्वांटिटी सप्लाइड हमारी है 5 10, 5 और ये 10। स्केल का यूज आपको करना है, जो डिफरेंस यहाँ 5 में है सेम डिफरेंस हमारा यहाँ होना चाहिए, 5 10। एंड प्राइस इज 2, क्वांटिटी सप्लाइड कितनी है 10, यानी कि प्राइस है 2 और ये क्वांटिटी सप्लाइड है 10। अब शेड्यूल में देखें तो प्राइस वही है, कांस्टेंट, उसमें कोई चेंज नहीं है, पहले भी 2 था अब भी 2 है, लेकिन क्वांटिटी सप्लाई डिक्रीज हो गई तो ये हमारा है 2 पे 5। अब अगर अपने प्राइस में चेंज होने की वजह से 2 प्राइस डिक्रीज हो जाए, क्वांटिटी 10 से 5 हो जाए, तो इसको हम कहेंगे, क्योंकि सप्लाई डिक्रीज हो रही है, इसको हम कहेंगे कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई। प्राइस कांस्टेंट है और फिर भी अगर सप्लाई कम हो जाए तो उसको हम कहेंगे डिक्रीज इन सप्लाई। कि जो सप्लाई है वो डिक्रीज हो रही है किसकी वजह से, अदर फैक्टर की वजह से, क्योंकि प्राइस क्या है, कांस्टेंट, प्राइस में कोई चेंज नहीं है। ऐसे ही जो कॉन्ट्रैक्शन का जो हमारा डायग्राम बनेगा वो कैसे बनेगा, इसमें ये हमारा सप्लाई कर्व है, इसी में अगर हम यहाँ डाउनवर्ड मूवमेंट करें तो उसको हम क्या कहेंगे, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई। एक ही सप्लाई कर्व पे मूव करना, मूव डाउनवर्ड। लेकिन डिक्रीज इन सप्लाई में आप देखिए तो ये यहाँ पे एक ही सप्लाई कर्व पे 2 पॉइंट नहीं है, यानी कि एक सप्लाई कर्व हमारा ये है, ध्यान रखना है, ये है सप्लाई कर्व, हमारा पॉजिटिव स्लोप है सप्लाई कर्व का। तो ये हमारी इनिशियल सप्लाई थी, लेकिन रिलेटेड गुड के प्राइस में इंक्रीज हो जाने की वजह से सप्लाई हमारी क्या हो गई, डिक्रीज। ये है S1, यानी कि सप्लाई कर्व शिफ्ट हो गया ऑन प्राइस की वजह से। अगर सप्लाई में कोई चेंज है तो उसको हम कहेंगे एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई। प्राइस को छोड़ के, प्राइस कांस्टेंट है, लेकिन अदर फैक्टर की वजह से अगर सप्लाई में चेंज होता है तो उसको हम कहेंगे डिक्रीज इन सप्लाई और इंक्रीज इन सप्लाई। कॉन्ट्रैक्शन और एक्सटेंशन में हम एक ही सप्लाई कर्व ड्रॉ करेंगे, इसी में अगर हमारा मूवमेंट है अपवर्ड तो उसको हम कहेंगे एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई, और अगर हमारा मूवमेंट है डाउनवर्ड तो उसको हम कहेंगे कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई।
लेकिन ऑन प्राइस को छोड़ के अदर फैक्टर की वजह से अगर सप्लाई में चेंज होता है तो उस केस में हमारा सप्लाई कर्व शिफ्ट होगा। अभी सप्लाई कर्व हमारा शिफ्ट हो गया लेफ्ट में। आप देखें तो अगर इस पॉइंट को हम यहाँ मिलाएं तो 10 से मिल रहा है और ये जो पॉइंट है ये 5 से, यानी कि सप्लाई हमारी 10 से कितनी हो गई 5। प्राइस क्या है कांस्टेंट, तो इसको हम कहेंगे डिक्रीज इन सप्लाई, शिफ्ट इन सप्लाई कर्व। सप्लाई कर्व पहले इनिशियल सप्लाई कर्व ये था, अब शिफ्ट होके कन्वर्ट हो गया है S1 में। अब बेटा जैसे हमने किया था कि जो रिलेटेड गुड का प्राइस है वो अगर डिक्रीज हो जाए तो, इंक्रीज हो जाए तो, अगर जो रिलेटेड गुड है उसका प्राइस इंक्रीज हो जाए तो हमारी गिवन गुड की सप्लाई पे क्या इफेक्ट होगा। अब ऐसे ही अगर जो रिलेटेड गुड है, हम वही एग्जांपल ले लेते हैं टी और कॉफी। टी हमारी है गिवन गुड, कॉफी हमारी है रिलेटेड गुड। अगर रिलेटेड गुड का प्राइस डिक्रीज हो जाए तो उस केस में जो हमारी गिवन गुड है टी, इसकी सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि प्रोड्यूसर का मेन मोटिव है प्रॉफिट अर्न करना। अब अगर रिलेटेड गुड का प्राइस डिक्रीज हो जाए तो जो गिवन गुड है इसका जो सप्लायर है वो और ज्यादा सेल करना चाहेगा, क्योंकि टी का प्राइस वही है, कॉफी का प्राइस कम हो गया। तो अगर रिलेटेड गुड का प्राइस, अगर रिलेटेड गुड का प्राइस इंक्रीज हो जाए तो हमारी जो गिवन गुड है उसकी जो सप्लाई है वो डिक्रीज हो जाएगी। और अगर रिलेटेड गुड का प्राइस डिक्रीज हो जाए, फॉल हो जाए, तो गिवन गुड की सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी। इनवर्स रिलेशन है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड एंड सप्लाई ऑफ गिवन गुड में, कि अगर रिलेटेड गुड का प्राइस इंक्रीज होगा तो हमारी जो गुड है गिवन गुड है उसकी सप्लाई डिक्रीज होगी, और अगर रिलेटेड गुड का प्राइस डिक्रीज हो जाए तो गिवन गुड की जो सप्लाई है वो इंक्रीज हो जाएगी। क्योंकि इस केस में जो कॉफी के जो सप्लायर है वो अपने रिसोर्सेज को शिफ्ट कर सकते हैं टी पे, कि वो कॉफी की बजाय टी को ज्यादा सेल करना शुरू कर दें। अब इस केस में भी वही हमारा शेड्यूल बनेगा। इसमें हमें ध्यान रखना है कि हमारी सप्लाई इंक्रीज हो रही है। अगर रिलेटेड गुड का प्राइस डिक्रीज हो जाए, फॉल हो जाए, तो उस केस में जो हमारी गिवन गुड है उसकी सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी। तो हम शेड्यूल बनाएंगे प्राइस क्वांटिटी वही सेम, लेकिन इसमें रिलेटेड गुड का प्राइस डिक्रीज हुआ है और सप्लाई इंक्रीज हुई है हमारी गिवन गुड की। लेकिन हमने यहाँ पे प्राइस कांस्टेंट लिया है क्योंकि हमारा जो शेड्यूल है सप्लाई का, इसमें हम शो करते हैं ऑन प्राइस को। ये रिलेटेड गुड का प्राइस नहीं है, ये हमारी जो कमोडिटी है एक्स उसी का प्राइस है। और जब भी हम अदर फैक्टर्स की बात करेंगे तो जो ऑन प्राइस है उसको हम क्या अज्यूम करेंगे कि कांस्टेंट है। प्राइस कांस्टेंट है फिर भी हमारी जो गिवन गुड है उसकी सप्लाई इंक्रीज हो गई, तो इसको हम क्या कहेंगे इंक्रीज इन सप्लाई। डायग्रामेटिकली अगर हम इसको प्रेजेंट करें तो ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है। यहाँ पे हम वाई एक्सिस पे प्राइस शो करते हैं, एक्स एक्सिस पे हम क्वांटिटी शो करेंगे। यहाँ पे प्राइस 1 2 स्केल का यूज करना बेटा। आपको जितना डिफरेंस यहाँ पे लिया है आपने 1 में, सेम डिफरेंस आपका इसमें होना चाहिए। क्वांटिटी है हमारी ये 10 और ये 20। प्राइस इज 2, क्वांटिटी सप्लाइड इज 10, तो 2 पे क्वांटिटी सप्लाइड है 10 में। अब प्राइस तो कांस्टेंट है, प्राइस में कोई चेंज नहीं है, फिर भी जो क्वांटिटी है वो 10 से इंक्रीज हो गई 20।
तो यहाँ पे प्राइस तो हम ये 2 ही लेंगे, लेकिन क्वांटिटी यहां से ये, तो इसमें ये हमारा इनिशियल सप्लाई कर रहा है एस। अब ऑन प्राइस तो कांस्टेंट है, लेकिन रिलेटेड गुड का जो प्राइस है वो डिक्रीज हो गया, तो हमारी गिवन गुड की जो सप्लाई है वो इंक्रीज हो जाएगी, तो ये हमारा क्या हो गया S1। यानी कि जो सप्लाई कर्व वो पहले ये था, लेकिन क्वांटिटी इंक्रीज हो जाने की वजह से सप्लाई कर्व शिफ्ट होकर किस में कन्वर्ट हो गया, S1 में। तो इसमें दो इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा आपको ध्यान रखने हैं कि जब हम बात करते हैं ऑन प्राइस ऑफ द कमोडिटी, तो हम अज्यूम करके चलते हैं अदर फैक्टर्स रिमेन्स कांस्टेंट, और ऑन प्राइस के केस में हम अगर अपने प्राइस की वजह से सप्लाई इंक्रीज या डिक्रीज हो जाए तो उसको हम बोलते हैं एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन। लेकिन अगर हम अदर फैक्टर्स की जब हम स्टडी करते हैं तो हम क्या अज्यूम करके चलते हैं, प्राइस ऑन प्राइस ऑफ द कमोडिटी रिमेन्स कांस्टेंट। जब भी आप शेड्यूल बनाएंगे या डायग्राम बनाएंगे तो उसमें प्राइस हमें क्या लेना है, कांस्टेंट। जो हमने एक बार अज्यूम कर लिया सेम वही प्राइस हम लेंगे। अब प्राइस कांस्टेंट होते हुए भी अगर सप्लाई हमारी इंक्रीज या डिक्रीज होगी तो उस केस में हम कहेंगे इंक्रीज इन सप्लाई और डिक्रीज इन सप्लाई। अब इंक्रीज और डिक्रीज का कैसे पता चलेगा, अब देखो क्वांटिटी पहले थी 10, अब हो गई कितनी, इंक्रीज। अगर क्वांटिटी पहले 20 है फिर 10 है तो उसको हम क्या कहेंगे, डिक्रीज, क्योंकि क्वांटिटी प्राइस तो सेम है, क्वांटिटी हमारी कम हो गई तो उसको हम क्या कहेंगे, डिक्रीज इन सप्लाई। तो ये हमने इंक्रीज का बनाया तो 2 पे 10, 10 पे 20। एक और बात आपको ध्यान रखनी है, ऑन प्राइस के केस में सप्लाई कर्व हमारा एक ही बनेगा, उसी में हम मूव करते हैं अपवर्ड या डाउनवर्ड। अपवर्ड मूव करेंगे तो एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई, और डाउनवर्ड मूव करेंगे तो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई। प्राइस को छोड़ के अदर फैक्टर्स के केस में हमारा जो सप्लाई कर्व है वो शिफ्ट होगा। राइटवर्ड शिफ्ट है तो मींस इंक्रीज, और लेफ्टवर्ड शिफ्ट है तो मींस डिक्रीज इन सप्लाई। फॉर एग्जाम्पल अगर एक ही डायग्राम में हम शो करना चाहें तो ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, यहाँ पे प्राइस हमने लिया है, ये क्वांटिटी। अब सप्लाई कर्व में ध्यान रखना जो हमारे पॉइंट बनते हैं ऐसे नहीं ड्रॉ करना, ये डिमांड कर रहा है, नेगेटिव स्लोप है, हम ड्रॉ कर रहे हैं सप्लाई कर्व, और सप्लाई कर्व का जो स्लोप है वो क्या है, पॉजिटिव। तो ये प्राइस है, ये क्वांटिटी है, ये फॉर एग्जाम्पल हमारा इनिशियल सप्लाई कर्व है। तो चाहे डिमांड कर्व हो या सप्लाई कर्व हो, अगर राइटवर्ड शिफ्ट है तो उसको हम क्या कहेंगे, ये S1 इंक्रीज इन सप्लाई। और लेफ्टवर्ड, अब सप्लाई कर्व ये इसके लेफ्ट में अगर हम ड्रॉ कर दें सप्लाई कर्व S2, तो ये इस तरफ जो जाएगा ये हमारा क्या है, डिक्रीज इन सप्लाई। तो ऑन प्राइस को छोड़ के हम जितने भी फैक्टर्स की बात करेंगे उसमें आपका जो भी डायग्राम बनेगा या जो शेड्यूल बनेगा उसमें हम प्राइस को कांस्टेंट मानेंगे। इसमें भी हमारा जो प्राइस है वो क्या है, कांस्टेंट। डायग्राम में ये हमारा इनिशियल सप्लाई कर्व है, राइटवर्ड शिफ्ट मींस इंक्रीज इन सप्लाई, और ये जो इनिशियल सप्लाई कर्व है इसके अगर लेफ्ट में शिफ्ट हो जाए हमारा सप्लाई कर्व तो उसको हम क्या कहेंगे, डिक्रीज इन सप्लाई।